पाकिस्तान की तरफ से बहुत संगीन आरोप इंडिया के ऊपर लगाया गया है कि इंडिया इज वेपनाइजिंग वाटर। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ, एंड उसके बाद देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन पैसा देने वाला है फ्री ऑफ इंटरेस्ट टू यूक्रेन। 90 बिलियन यूरोज दिए जाने वाले हैं यूक्रेन को टू फंड द वॉर अगेंस्ट रशिया। एंड रिजर्वेशन जो है अग्निवीर के लिए जो रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, 4 साल की अपनी इस जॉब के बाद, उनकी भी रिजर्वेशन जो है वो 10% से बढ़ा के 50% कर दी गई है। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द डेट ऑफ 20 दिसंबर 2025। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम ने एक्यूज किया है इंडिया को वेपनाइज करने के लिए वाटर। एंड ये सारी की सारी जो दिक्कत है वापस मुड़ के कहां पे आती है, या वापस आके कहां पे आती है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिस पे अब क्या है, इंडिया और पाकिस्तान जो अब इंडस एंड रिलेटेड जितनी भी रिवर्स है, 5 रिवर्स है टोटल, उन सभी का जो पानी है वो शेयर करेंगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया के पास कंट्रोल है ईस्टर्न रिवर्स का, रावी, सतलुज, ब्यास का, एंड पाकिस्तान के पास है वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल, झेलम, चिनाब एंड इंडस का ऑल टुगेदर। बट अगर आप देखो कि इंडिया के पास ग्रेटर यहां पर इन्फ्लुएंस नजर आती है, एंड मेजरली ये चीज बोली गई कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, इवन डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो दोनों साइड्स जो है वो यूज कर सकते हैं उस पानी को, ठीक है। तो ये 1960s के अंदर, 1960 के अंदर टू बी एग्जैक्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर की गई थी। तो अब इंडिया के ऊपर आरोप यही लगाया गया है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के द्वारा कि पानी जो है अपनी मर्जी से इंडिया विदाउट एनी काइंड ऑफ वार्निंग कभी छोड़ देता है, ठीक है, कभी उस पानी को रिलीज कर देता है, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द थर्ड टाइम इंडिया हैज डन दिस, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया की तरफ से कोई भी रिस्पांस तो इस पे आया नहीं है, बट उन्होंने बोला कि सितंबर के टाइम पे जब हमारे पास इंडिया के अंदर इस बार मानसून बहुत ज्यादा हो गए थे, और उस टाइम पे हमने सिल्टेशन, डीसिल्टेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करना भी शुरू किया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था सबसे पहले टाइम पे, है ना, तब पानी हमने इसी वजह से रोका था। दूसरे टाइम पे अब सितंबर के ऊपर आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो उस टाइम पे हमें पानी छोड़ना ही पड़ना था क्योंकि मानसून इतना ज्यादा था, एंड फ्लड की वार्निंग भी पाकिस्तान को यहाँ पे बाकायदा इशू की गई है। अभी तीसरी बार आप बोल रहे हो कि इंडिया के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है। सो इस बार इंडिया ने कोई इस तरह का कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया है, बट द पॉइंट इज कि वापस से इंडिया पाकिस्तान की यहाँ पर ना जो तू मैं शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बीइंग एन एस्पिरेंट। हमारा काम यहाँ पे पॉलिटिक्स से हटकर क्या करना है, समझना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो रही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। पहली स्टेटमेंट कह रही है द चेनाब शैल नॉट बी डीम्ड टू इंक्लूड इन द रिवर पंचनाड। सेकेंड, द रिवर चंद्रा एंड रिवर भागा शैल बी डीम्ड टू बी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चेनाब। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या ये चीजें हैं या नहीं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट ओनली, जो चेनाब है, ठीक है, इट शैल बी डीम्ड, नॉट यहां पर नहीं आएगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द रिवर पंचनाड। पंचनाड का मतलब क्या होता है, जैसे पंजाब मतलब पंजाब, 5 नदियां बोलते हैं ना, पंजाब स्टैंड्स इन पंजाबी वर्ड के अंदर, है ना, तो हम पंचनाड बोलते हैं हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में कि 5 जो रिवर्स है इनका जब मिलन होता है, इनका संगम बनता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम पंचनाड बोलते हैं। तो पंचनाड के अंदर ऑब्वियसली बात है हमारी रावी, चेनाब, इवन सतलुज, इंडस और फाइनली रिवर्स जो है वो इंक्लूड की जाएंगी, है ना। एंड इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो 5 मेजर रिवर्स है, इनमें से जितने भी रिवर्स हैं इनको किसी भी तरह से ट्रिब्यूटरी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पांचों के पांचों रिवर्स एक्चुअली में जो 4 रिवर्स है, ठीक है, इंडस वाटर सिस्टम का पार्ट है, तो इंडस मेजर रिवर है, बाकी जो 4 रिवर्स है वो अब इंडस की ही क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, बट इनको मेन रिवर्स कंसिडर किया जा रहा है एज पर इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये पांचों की पांचों का सेपरेट रिवर्स कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। सो ये इंडस वाटर ट्रीटी का एग्जैक्ट आपको मैंने स्क्रीनशॉट लगाकर दे दिया है गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बताया जा रहा है कि नन ऑफ द रिवर्स नेम्ड अबव, दैट इज इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू भी अ ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी नहीं, इनको हम मेजर जो रिवर्स है उनको कंसिडर करके चलेंगे। एंड चेनाब शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिवर पंचनाड, एंड रिवर चंद्रा एंड रिवर भागा जो है वो ट्रिब्यूटरीज टू चेनाब यहाँ पर कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर था। देन चाइना रिक्वेस्ट WTO कंसल्टेशंस विद इंडिया ओवर ICT टैरिफ्स। ठीक है, तो ICT टैरिफ्स क्या है यहाँ पर? ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टैरिफ्स की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो टैरिफ्स इंडिया ने लगाए हैं चाइना के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, वो इसके पीछे का रीजन उनका इंडिया का क्या है कि एंटी डंपिंग पॉलिसी, कि हम नहीं चाहते कि चाइना अपना सस्ता सामान इंडिया में यहाँ पर डंप करे। चाइना ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने अब इस बार रिटर्न कंप्लेंट की है WTO के अंदर कि यहाँ पर आप मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करते हो। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बेसिस पे हमने पहले भी ये चीज को डिस्कस किया था कि आप कोई भी ऐसा जो नेशन है, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन भी हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद जो कंट्री है जिसके अंदर अगर आप डोमेस्टिकली चाहते हो कि आपके इंटरनेशनल गुड्स जो है बीइंग ग्लोबलाइजेशन का पार्ट, WTO इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ, तो
अब जो डोमेस्टिक गुड्स है उनको कंपटीशन इंटरनेशनल गुड्स के साथ हो तो फ्री ट्रेड को भी यहाँ पर बूस्ट अप करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर उन्होंने कहा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस तरीके से रेगुलेशंस पास कर रही है कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है ऑन द गुड्स एंड स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोलर पैनल्स वाले जितना भी यहाँ पर कंपोनेंट है कि उनके अंदर वो डोमेस्टिक मार्केट में सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ऑन द परचेज। वेराज अब चाइना का सामान जो इनिशियली इंडिया के अंदर आकर भी सस्ता हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके ऊपर इंपोर्ट सब्सिडी नहीं भी प्रोवाइड की गई है, उनको यहाँ पर टैरिफ भी देना पड़ता है, उसके बाद भी वो सामान सस्ता है, फिर भी बिकॉज ऑफ सब्सिडी जो लोग हैं अब लोकल या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ही परचेज कर रहे हैं, विच इज नॉट द राइट वे टू कम्पीट। और ये WTO के जो मेजर हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पर चाइना ने ये क्या किया है कि WTO के अंदर कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर कराई है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के बेसिस पे अब इसके ऊपर फाइनली कुछ ना कुछ डिसीजन आने वाले टाइम में लिया जाएगा। तो ये सेकेंड ऐसी पिटिशन है चाइना ने जो इंडिया के अगेंस्ट इस साल फाइल की है। वो पहली पिटिशन हमने पहले भी डिस्कस की थी, बहुत पहले आई गेस जून में, ठीक है। तो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ कि पहली पिटिशन कौन सी थी। नहीं याद है गूगल करके बताओ, एटलीस्ट थोड़ा समझ में आएगा, याद रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। सबसे पहले अब हम यहाँ पे ICT की बात कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ITC की, ठीक है, कि ITC इज अ जॉइंट एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द WTO। सेकंड, ITC हैज ऑपरेटेड सिंस 1968। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो इंटरनेशनल यहाँ पर ट्रेड सेंटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि इट इज द जॉइंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड WTO। सेकंड है कि इट वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1968। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अब मेरी बात सुनो, WTO बनने से पहले वो क्या था, गैट था, ठीक है। अब हमारे पास WTO को बनाया क्यों किया, क्योंकि गैट की जो प्रोविजंस थे वो क्या थे, अब इनकम्प्लीट थे, ठीक है, करंट अभी सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो रहे थे एंड मेजरली हमारे पास जो मार्केट्स उनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आया जाना चाहिए था, ठीक है। प्लस जो WTO है वो ज्यादा बाइंडिंग नेचर का है, ठीक है, तो उसने रिप्लेस किया गैट को यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है गैट के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था, बट WTO के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो वो ऑपरेशनलाइज हुआ 1968 से। एंड वो कि अब यूनाइटेड नेशंस और WTO के बीच में कोलैबोरेटिंग एजेंसी है, ठीक है, या डेडिकेटेड एजेंसी है जो दोनों के आप कह सकते हो तरफ से दोनों को रिप्रेजेंट करती है एज अ होल, ठीक है। एंड वो यूनाइटेड नेशंस जो है फर्दर अब इंफॉर्मेशन जो है ITC से कहां से लेता है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस UNCTAD से, ठीक है। मतलब कहने का यही है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो उसको रिपोर्ट भेजी जाती है। ITC जो है अब वो UN एंड WTO दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉइंट इनकी एजेंसी है, ठीक है। तो WTO को तो ये डायरेक्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है, बट यूनाइटेड नेशंस डायरेक्टली इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं लेता, वो अपने एक और ऑर्गन दैट इज UNCTAD जो है हमारे पास, उसको ITC इंफॉर्मेशन देता है। वो अब यूनाइटेड नेशंस को डायरेक्ट यहाँ पर क्या देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या काम है मेजरली इनका कि टेक्निकली कोऑपरेशन प्रोवाइड करना डेवलपिंग नेशंस को, अब उनकी इकोनॉमीज को बेटर करने के लिए ट्रेड को कैसे प्रमोट किया जा सके और एक्सपोर्ट को कैसे डेवलप किया जा सके। तो वो सारी जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं जिनको हेल्प चाहिए WTO की, तो स्पेसिफिकली ITC उनके लिए यहाँ पर काम करता है कि उनको आइडियाज बताए कि किस तरीके से अपना ट्रेड बूस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कैसे प्रमोट कर सकते हैं। देन कॉर्पोरेट्स हैव फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम असर्ट्स सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक केस आता है, तो उस केस के अकॉर्डिंगली ना पिक्चर में हमारे पास आती है कौन सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि अब राजस्थान की जो है आप कह सकते हो स्टेट बर्ड भी है। कोई और स्टेट की है तो मुझे कमेंट करके बताना है या नहीं है, ये भी बता देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज है एक तो पहली बात इंडिया की, एंड सबसे बड़ी बात यही है कि उनका नंबर ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो गया। अब आप लगा लीजिए कि 150 से 200 के बीच में ही जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स है वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि पहले 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती थी। अब सिर्फ और सिर्फ इक्का दुक्का ऐसे स्टेट्स हो गए जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एंड कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, है ना, तो वहीं पे वो एग्जिस्ट करती हैं। तो अब उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऐसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जब कोई भी ऐसे इलाके में काम करती है जो कि अब किसी स्पीशीज का पर्टिकुलर एक हैबिटेट है, ठीक है, या कोई भी ऐसी सैंक्चुरी है जहाँ पे इनसाइट या किसी तरीके से इनसाइट या एक्साइट अगर कंजर्वेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके आसपास ही कहीं पे अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, सो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज देयर फंडामेंटल ड्यूटी,
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 51A का स्पेसिफिकली जो हमारा पार्ट है सब क्लॉज डी, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज द ड्यूटी, इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब सिटीजन यहाँ पर कोई भी कंपनी भी हो सकती है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। एंड इसी के बेसिस पे अगर कोई भी कंपनी का काम हैम्पर करता है कोई भी स्पीशीज को या वाइल्ड लाइफ को ऑल टुगेदर या एनवायरनमेंट को ऑल टुगेदर, तो इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी कि उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि CSR को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा एंड यू आर बाउंड बाय इट। कि अगर आप अपने राइट से बाउंड है, सुप्रीम कोर्ट एज द सेकेंड पार्टी, तो आप ड्यूटी से बाउंड है, ठीक है, कि कोई भी तरह का अगर आप यहाँ पर नुकसान करते हो किसी भी स्पीशीज को या किसी भी पर्टिकुलर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को, तो कंसिडर दैट एज अ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अंडर आपको इंक्लूड किया जाएगा एंड आपको कॉम्पनसेशन करना जरूरी होगा। तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो कि अर्लियर सिर्फ और सिर्फ हम एफ्लुएंट्स के केसेस में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के केसेस में देखते थे, अब उन्होंने बोला कि वाइल्ड लाइफ के एरिया के अंदर भी अगर आप उनके नेचुरल इकोसिस्टम या हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हो तो भी आप पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अंदर यहाँ पर क्या होगे, लाइबल ठहराए जाओगे और आपके ऊपर अकॉर्डिंगली केस किया जा सकता है। पहली चीज ये उन्होंने बोली। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज या सेट ऑफ स्पीशीज के हैबिटेट के आसपास काम कर रहे हो, कि कंसिडर योरसेल्फ एज अ गेस्ट, ठीक है, कि खुद को आप गेस्ट कंसिडर कीजिए, कि आप किसी के घर पे अगर जाके कुछ कर रहे हो तो आप गेस्ट हो, तो आप उनके आसपास के एरिया या उनके जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उनको खराब करने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से आपको काम करना यहाँ पर पड़ेगा कि आप गेस्ट हो, आप अपना काम कीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग देयर एनवायरनमेंट और नेचुरल हैबिटेट, अन्य काम करके आप वापस जा सकते हैं बिना किसी तरह के डिस्टर्बेंस को फैलाए हुए यहाँ पर, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि एक एक्सपर्ट कमिटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया है कि रिवाइज किया जा सके इस प्रायोरिटी एरिया को, जो कि 14,013 के स्क्वायर किलोमीटर है एंड कितना है 740 स्क्वायर किलोमीटर फॉर राजस्थान एंड गुजरात रिस्पेक्टिवली, कि जो ये एरिया है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सके, ठीक है, कि फर्दर जो है अब कंजर्वेशन बेटर तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जा सके, ठीक है। ये सिंपल सी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही है, ठीक है, सिंपल सी बात थी। देन कंसिडर द फॉलोइंग, फ्लैट ओपन लैंडस्केप्स अडैप्ट वेल इन ग्रासलैंड्स, adapt well in grasses taller than themselves and dense scrub-like thickets, winter breeding season. Which of the above statements are correct about Great Indian Bustards? 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, D is 3 and 4 only. आपको पेपर में यूपीएससी में जनरली अब कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, 2 या 3 साल से तो हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए जरूरी होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 and 2 स्टेटमेंट ओनली। तो जनरली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो हैं वन ऑफ द हेवीएस्ट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं जो कि अब उड़ सकती हैं, ठीक है। तो अब उनकी हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि फ्लैट ओपन लैंडस्केप्स में रहना पसंद करती हैं, ठीक है। इस वजह से क्यों, क्योंकि ग्रासलैंड जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं ताकि थोड़ा बहुत कैमोफ्लेज हो सके, बट जो ग्रासलैंड्स हैं उनकी हाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रासलैंड्स की अगर हाइट इतनी है तो उनकी हाइट रिलेटिवली बड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू ग्रासलैंड्स, तो वहां पर ये कंफर्टेबल होती हैं। बट जहां पर ग्रासलैंड की हाइट उनकी हाइट से ज्यादा हो जाती है, दे जनरली डू नॉट स्टे देयर, एंड वो कब सिर्फ और सिर्फ स्टे करती हैं वहां पर जब उनका यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन इनका कब होता है, आइदर इन समर और इन मॉनसून एंड नॉट इन विंटर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, एंड ये ऑफिशियल साइट से जो आपको मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं एंड आंसर भी दे दिया। देन WHO मीट बूस्ट कोलैबोरेशन ऑन ग्लोबल हेल्थ। तो हेल्थ से रिलेटेड जो है बहुत सारा काम WHO हमेशा से ही करता आया है। अब कल हम डिस्कस कर रहे थे डायबिटीज के बारे में भी, अब तो पेपर भी आ चुका है, रिसर्च पेपर, जो कि डायबिटीज के बारे में भी बता रहा है ना। तो अब यहाँ पर सेकंड समिट आप कह सकते हो वो ऑर्गेनाइज किया गया, सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसके अंदर हब उन्होंने बोला कि इंडिया ही है। इंडिया एज वेल एज आप देखोगे कि साउथ ईस्ट नेशंस जो हैं एशिया के, दे आर द हब ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, एंड
वर्ल्ड को एक तरह से गिफ्ट मिला है कि एलोपैथी के अलावा भी डिफरेंट तरह के क्या मिले हैं, गिफ्ट्स मिले हुए हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनसे कुछ कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट, जो कि एलोपैथी भी कई बार अलाउ नहीं करती है, एलोपैथी में भी पॉसिबल नहीं है, वो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन कर देती हैं। सो द बेसिक इंफॉर्मेशन इन दिस न्यूज वाज कि अब वो चाहते हैं कि बिम्स्टेक नेशन में, जिसमें जनरली साउथ ईस्टर्न नेशंस जो हैं वो काउंट होते हैं, अलॉन्ग विद इंडिया एंड अलॉन्ग विद जापान, इन तीनों का कोलैबोरेशन हो एंड इन्हीं कोलैबोरेशन के बेसिस पे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह रिकॉग्निशन दी जा सके, ठीक है, एंड इसमें इन्वॉल्व किया जा सके इनोवेशन को भी, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी को भी, एआई बेस्ड टूल्स को भी, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को भी, एंड रिसर्च इनोवेशंस को भी, मॉडर्न वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, विच टुगेदर शोड अ न्यू कोलैबोरेशन बिटवीन ट्रेडिशनल यू कैन से ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो कोलैबोरेशन होगा तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे या ग्लोबल लेवल पे इन ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हैं या मेडिसिनल वेज हैं इनको भी रिकॉग्निशन मिले, ठीक है। तो ये सिंपल आपकी न्यूज थी। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड ही। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर: सिद्धा, ग्रीक, यूनानी, साउथ इंडिया, होम्योपैथी, जर्मन। हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट, मतलब जो एक है वो करेक्टली मैच है, दैट इज होम्योपैथी, दैट इज जर्मन, ठीक है। जो यूनानी है जनरली उसका ग्रीक ओरिजिन है। इंडिया में अगर आप देखोगे कि ये सल्तनत पीरियड के टाइम पे ज्यादातर ओरिजिनेट हुआ था या आया था, लेकर आया गया था। एंड सिद्धा की जब हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया में सिद्धा जो है वो एट टाइम्स प्रिवेलेंट है। हमारे पास जो रिलीजियस टेक्स्ट है वहां पर भी सिद्धा का जो मेंशन है वो किया गया है। एंड जनरली द बिलीफ इज कि लॉर्ड शिवा जो है उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिलेटेड जितना भी आइडिया है, कॉन्सेप्ट है सिद्धा, वो अब टू द रिस्पेक्टिव ऋषि मुनीज उनको दिया था। एंड उसके बाद जो सिद्धा का कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के अंदर वो शुरू कर दिया गया था। एंड प्रेवलेंट कहाँ पे ज्यादातर ये साउथ इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। तो आयुर्वेदा का कहाँ से रूट्स है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडिया से ये मत बोल देना एग्जैक्टली क्या है, थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन मुझे उसके बारे में देना। द यूनाइटेड नेशन सेज गाजा फेमीन इज ओवर बट सिचुएशन रिमेन्स क्रिटिकल। तो गाजा में अब फेमीन, एक्यूट फेमीन थी, वो खत्म हो चुकी है। अब यूनाइटेड नेशंस ने बोला थैंक्स टू द एड, ह्यूमैनिटेरियन एड जो पहुंचाई जा रही है, बट उन्होंने बोला सिंस अभी भी वॉर खत्म हुई है, ठीक है, जस्ट वॉर खत्म हुई है, सीज फायर डिक्लेयर अभी हुई ही है, बट स्टिल अभी भी फूड सिक्योरिटी गाजा के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द पीपल टू सर्वाइव। कि अभी के लिए तो काम हो चुका है बट अभी आगे वाले टाइम की तरफ अगर हम सोचें तो तब रिक्वायरमेंट है फूड सिक्योरिटी की व्हेन इट कम्स टू गाजा। देन यूरोपियन यूनियन लीडर्स टू लोन यूक्रेन 90 बिलियन पाउंड्स आफ्टर foiled bid to use Russian assets। तो अब क्या यहाँ पर वही बात आ रही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रही थी, यूक्रेन के बीच में ही तो मुद्दा क्रिएट कर रही थी ना कि यू शुड यू नो गो फॉर द वॉर इंस्टेड, कि हम पैसा आपको दे देंगे कि रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं हम उनको यूज करेंगे ये वो। तो अब वो पैसा उनको जनरली रशिया को वापस करना नहीं था बट रशिया को डाउनफॉल देखना चाह रहे थे वो। बट अब यूएस जो है उनका इंटरवेंशन हो गया, यूएसए ने एक दो स्टेटमेंट्स अगेन नेटो एंड एज वेल एज यूरोपियन यूनियन नेशंस के लिए यहाँ पर बोल दी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जो चेंज ऑफ स्टांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूरोपियन यूनियन का, तो वो बोल रहे हैं वो पैसा आप हम नहीं छेड़ेंगे बट फिर भी आप हमसे बिना किसी तरह इंटरेस्ट के हम 90 बिलियन जो यूरोज है आपको दे देते हैं बट आप वॉर को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। सो ये एक सिंपल सी यहाँ पर स्टेटमेंट बोली जाती है। जियोपॉलिटिकली इट इज वेरी क्लियर कि यूरोपियन यूनियन डज नॉट वांट टू पे बैक रशिया, बहुत सारा पैसा ऐसा है, ठीक है। बट उसके बाद भी अगर आप देखो कि अब यूरोपियन यूनियन का मेजर आइडिया क्या है कि यूनानिमसली डिसीजन जनरली लिया जाता है, कोई भी कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लिया जाता है। तो एक तो बेल्जियम एंड इवन हंगरी, ये दो नेशंस जो हैं इन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि जो रशिया का पैसा है वो रशिया के पास ही जाना चाहिए अगर वॉर खत्म होती है, बिकॉज दैट वाज द इनिशियल डिमांड यूरोपियन यूनियन हैड फॉर रशिया कि अगर आप उस वॉर को रोक देते हो हम आपका पैसा रिलीज कर देंगे, ठीक है। बट अब वो चीज यहाँ पर पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आ रही थी। तो अब जो बेल्जियम है एंड इवन हंगरी है उन्होंने अपोज किया इस डिसीजन को कि ये पैसा रशिया का हम यूज नहीं करेंगे, अगर पैसा देना चाहते हो तो खुद से दीजिए। तो उसके लिए ऑफर जरूर यहाँ पर यूक्रेन को किया गया है, लेंगे या नहीं लेंगे वो ऑफर अब हमें नहीं पता। एंड नेक्स्ट न्यूज भी जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में ही है कि ट्रूप्स एडवांस इन यूक्रेन सेज पुतिन। तो पुतिन बोल रहे हैं कि अब हमारे पास इतना जो पेशेंस है वो अवेलेबल नहीं है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर रशिया जो है अब क्या करेगा, जो जो रीजन्स उनको चाहिए तो मिलिटरीली यहाँ पर लेने के लिए तैयार है एंड द ट्रूप्स आर एडवांसिंग टुवर्ड्स यूक्रेन, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात उन्होंने यहाँ पर यही बोली कि हम डिप्लोमैटिक टाइज या डिप्लोमैटिक चैनल से अभी भी ओपन है एंड पीसफुली अगर ये चीज सॉर्ट हो सकती है तो वेरी वेल ये की जानी चाहिए, ठीक है। बट अगर इसे बिना मतलब के अननेसेसरली घसीटा जाएगा एंड बहुत सारे नेशंस के इंटरप्शंस इसके बीच में अगर होगी तो देन दिस विल नॉट बी द करेक्ट
वे टू अप्रोच कि फिर हम मिलिट्री जो है वहाँ पर भेजेंगे यूक्रेन के अंदर, एंड जो जो एरियाज हमें चाहिए तो लेट इट बी ब्लडशेड, तो हम यही करेंगे कि हम अब क्या करेंगे कि वील टेक ओवर द टेरिटरीज विच वी वांट मिलिटरीली, ठीक है। तो एक तरह से धमकी ही यूक्रेन को यहाँ पर दी गई है। Then, no need to fret if you have nothing to conceal. सुप्रीम कोर्ट और सर्विलेंस फेयर्स, तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज बोली कि एक ना बेसिकली केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आया था फॉर एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी ऑफ फॉर्मर तेलंगाना इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, ठीक है, नाम मैं नहीं लूंगी, ठीक है। फोन टैपिंग का केस है कि उनके अगेंस्ट यहाँ पर बोला गया कि उन्होंने फोन टैपिंग जो है उनकी हो रही थी। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को के सामने बात आई कि अब फोन टैपिंग जो है, राइट टू प्रिवेसी की बात हम बहुत ज़्यादा करते हैं, पुट्टास्वामी जजमेंट जो है उन्होंने भी यहाँ पर कोर्ट की, तो राइट टू प्रिवेसी हर एक इंसान के पास होनी चाहिए। तो अब फोन टैपिंग जो है सरकार या इवन कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है फॉर ए चेंज, उन्होंने यहाँ पर डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा आंसर दिया मेरे अकॉर्डिंगली, तो इन माई ओपिनियन ओनली, कि उन्होंने बोला है कि अगर वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर हम फ्री हैं, है ना, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि हम एक ओपन सोसाइटी के अंदर अगर रह रहे हैं, तो ऐसे तो आप बोलोगे कि राइट टू प्राइवेसी सबको होनी चाहिए, तो ओपनली जो सर्विलेंस कैमराज यहाँ पर लगाए जाते हैं तो दैट शुड ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ओपन सोसाइटी में रहते हो तो आप अगर बिल्कुल बेदाग हो तो आपको किस चीज़ को छुपाना, या कहीं पे अलग से जाके राइट टू प्राइवेसी का अधिकार होते हुए भी आपके पास जब छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप क्यों यहाँ पर छुपाने की बात करोगे? वरना आप कल को जाकर अगर राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल एब्सोल्यूट कर दिया जाए तो आप बोलोगे कि रेस्टोरेंट्स में जाकर भी कि कैमराज तो नहीं होने चाहिए बिकॉज वी हैव द राइट टू प्राइवेसी। तो उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट आपका है तो है, बट इन सर्टन सिचुएशंस और एरियाज अगर आप ड्यूटी पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अगर कोई पुलिस वाला है कि अगर आप ऑन ड्यूटी हो एंड आपके ऊपर अगर सर्वेलेंस रखी भी जा रही हो एंड अगर आप बेदाग हो तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है आपके अगेंस्ट, यानी या फोन टैप किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इट इज जस्ट अ प्रोटोकॉल कि जिस वजह से आपकी छवि को यहाँ पर बचाया भी जा सकता है अगर आप बेदाग हो। तो इस तरीके से आप राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो इन दिस रिस्पॉन्स अगर हम यहाँ पर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आप कह सकते हो की तरफ से जो अटॉर्नी थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये पूछा कि राइट टू प्राइवेसी जो है उसके अकॉर्डिंगली किसी भी तरह का फोन टैप किया जा सकता है, तो टू विच सुप्रीम कोर्ट सेड कि दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड सिंपली नॉट परमिटेड, कि इलीगल स्नूपिंग जो है वो गलत है, ठीक है। बट अगर आप ऑन ड्यूटी कोई व्यक्ति है जो कि अब जस्टिफाइड चीज है, ठीक है, कि जस्ट बिकॉज एक रिकॉर्ड के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आप उस तरीके से कर रहे हो देन राइट टू प्राइवेसी जो है आप एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। बट राइट टू प्राइवेसी तब और तब एग्जिस्ट करेगी जब आप बिल्कुल अपने पर्सनल कन्फाइनमेंट में हो एंड कोई तीसरा व्यक्ति आके बिना वजह आपका फोन जो है वो टैप कर रहा है या किसी तरीके से भी आपके ऊपर स्नूप कर रहा है, ठीक है, तब वो होगा राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच यहाँ पर। तो अब जनरल सी बात है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सही भी किया इस चीज़ को लेकर, बोल के कि अगर आप सपोज कीजिए अगर हम किसी भी सेल्स वाले व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो सेल्स वाले व्यक्ति जो है ऑलरेडी यहाँ पर उनकी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही होती है, तो वो राइट टू प्राइवेसी थोड़ी ना यहाँ पर इवेड हुआ, जस्ट बिकॉज कि अब एक्चुअली में बात क्या हुई है, गलती किसी की अगर है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है तो कल को वो अब एक्चुअली में लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके ऑफिशियल नंबर्स टैप हो भी रहे हैं ना, आपको पता भी लगना चाहिए इवन कि द ओनर्स मस्ट बी अवेयर कि किससे कब क्या बात हो रही है, कि इन केस सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो इन दैट सिचुएशन आप या तो फंस सकते हो या बच सकते हो, है ना। तो एटलीस्ट लाइबिलिटी निकालने में यहाँ पर इजी जो है फायदा रहेगा। दैट इज नॉट द ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। गवर्नमेंट टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स एंड CAPFs टू 50%। तो फर्स्ट बैच जो अग्निवीर का है वो 2026 के अंदर दे आर सेट टू रिटायर, है ना। तो अब पहले क्या था कि CAPF के लिए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 2000 जब इलेक्शन होने थे पहले, है ना, तो अब इलेक्शन से पहले जो है ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उन्होंने डिमांड किया था सबने, अग्निवीर ने, कि हम क्या करेंगे कि 4 साल बाद हमारा फ्यूचर तो कुछ रह ही नहीं गया, टू विच द गवर्नमेंट देन सेड कि 10% रिजर्वेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब 2026 से पहले ही लेटेस्ट अगर आप देखो वो 10% रिजर्वेशन को CAPF के अंदर बढ़ा के 50% यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। एंड उसके पीछे का रीजन यही है कि जो ट्रेनिंग वगैरह है उनको दी जाती है वो बेटर है। बट अब यहाँ पर एक कैच भी यही है कि अग्निवीर जो है उनको किसी तरीके से फिजिकल टेस्ट या कोई एक्चुअली में टेस्ट नहीं होता है कि जो उनको CAPF के लिए अगर कोई डायरेक्ट भर्ती के लिए अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है तो टू विच द होम मिनिस्ट्री, ठीक है, उन्होंने यही चीज़ बोली है या गवर्नमेंट ने यही चीज़ यहाँ पर बोली है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अगर 50% रिजर्वेशन कर दी गई है तो किसी भी तरह का टेस्ट है उनको नहीं देना पड़ेगा, उनको टेस्ट जो है एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह देना ही पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट उनका होगा एंड एंट्री लेवल पे जो उनका टेस्ट बाकी CAPF यानी कि डायरेक्ट भर्ती वालों के लिए जैसे होता है वो टेस्ट उनको पास करना ही पड़ेगा। बट द थिंग इज कि बस 50% रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड कर दी गई है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस यहाँ पर थोड़ा बहुत है, ठीक है। 50% वो है एंड 10% जो है एक सर्विसमैन जो है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है। बाकी अगर आप देखोगे कि 40% जो है वो नॉर्मल या डायरेक्ट भर्तियां CAPF के अंदर यहाँ पर कंडक्ट कराई
जाएंगी, ठीक है। तो जो CAPF है कंप्राइज करता है किसका, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी CISF, BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस एंड सहस्त्र सीमा बल एंड असम राइफल्स। तो इसके ऊपर यहाँ पर स्टार मार्क कर लो। एंड जो एज लिमिट है वो भी इसकी रिलैक्स कर दी गई है 30 to 35 ईयर्स, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना। देन विंटर सेशन कंक्लूड्स विद 100% प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर यही बोला गया कि लोकसभा ने पास किए 8 बिल्स एंड 10 गवर्नमेंट बिल्स जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे। एंड 150th ईयर ऑफ वंदे मातरम भी था इस साल। तो अपर हाउस दैट इज द राज्यसभा, उन्होंने 8 बिल को पास किया एंड अडॉप्ट किया एक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024, जहां पे अब ओवरऑल MPs की पार्टिसिपेशन देखने को मिली, यानी कि जो विंटर सेशन है वो कंक्लूड हो चुका है, सेशन जो है खत्म हो गया है। देन इसरो का लॉन्च ऑफ US सैटेलाइट शेड्यूल्ड ऑन December 24। सैटेलाइट जो है 6500 kgs का है, ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है डेवलप किया गया है USA की ASC स्पेस मोबाइल जो कि अब कंपनी है, जो कि अब LV-M3 जो हमारा आप कह सकते हो लॉन्च व्हीकल है, M6 मिशन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। और सेकंड लॉन्च पैड ऑफ सतीश आप कह सकते हो धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में उसको लॉन्च किया जाएगा। अर्लियर ये सितंबर में लॉन्च की जानी थी बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया है एंड December 24 इज द डेट। तो ये सिंपल सी न्यूज़ थी। देन सेंटर प्लान्स पोर्टल टू प्रोवाइड ऑल फॉरेस्ट सर्विसेज ऑनलाइन। तो अब फॉरेस्ट राइट्स को लेकर आप देखोगे कि रिपीटेडली मुद्दे आ रहे थे। अब अंडमान प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, है ना, वहां पर भी फॉरेस्ट राइट्स को लेकर थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा था। एंड इवन कोई भी ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब ट्राइबल एरियाज के साथ डील कर रहे हैं, वहां पे कई बार ऐसा बोला जाता था कि फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, पैसा चला जाता था बट फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। तो फॉरेस्ट राइट्स क्या होते हैं, 2006 का एक्ट जो है हमारे पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसके अंडर या उसके अधीन यहाँ पर गवर्नड है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, ठीक है, ये इवन शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनकी हम बात करते हैं, वो जो ट्राइबल एरियाज है क्योंकि वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो अब एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट के अंदर रिजाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनकी क्या है, अब एक धरोहर है, उनका घर है वो। तो उसके अंदर कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो अब कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा। आप सपोज कीजिए आपकी जमीन है, कोई हाईवे निकल रहा है तो सरकार आपको कॉम्पनसेट तो करती है ना। इसी तरीके से जो ट्राइबल एरियाज हैं या जंगल वाले इलाके में जहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, वहां पे अगर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की जानी है, उनका घर रिलोकेट किया जाना है, ठीक है, क्योंकि जंगलों के बीच में रहते हैं, तो उनका घर अगर रिलोकेट किया जाना है तो उनको भी कॉम्पनसेट किया जाता है, जिनको हम फॉरेस्ट राइट्स बोलते हैं। तो यही फॉरेस्ट राइट्स का मुद्दा बहुत टाइम एंड अगेन देखा जा रहा था कि पैसा जा रहा है बट अब जो एक्चुअली में फॉरेस्ट ड्वेलर्स उनके पास पैसा नहीं आ रहा था। तो अब सरकार क्या चाहती है कि डिजिटलाइज किया जा सके इस प्रोसेस को भी। एंड जो अब पोर्टल है वो अभी पायलट रन पे है बट उसका नाम क्या है, तरंग। पोर्टल का नाम है तरंग। फॉरेस्ट राइट से लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन किस किस व्यक्ति को कितना फॉरेस्ट राइट यहाँ पर गया, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्कीम का अधिकारी होगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका भी डेटा जो है ना पोर्टल के ऊपर आ जाएगा। एंड जो स्कीम सरकार यहाँ पर लॉन्च करती जाएगी वहाँ पर डायरेक्ट अगर जो बैंक ट्रांसफर पॉसिबल हो सकते हुए तो वो भी कर देगी। तो इससे ये भी पता लग जाएगा कि इलीगली पैसा किसके पास गया एंड कहाँ से पैसा वापस लेकर आना है सरकार को, एंड किसको बिना मतलब कि यहाँ पर जो फायदा सरकार की तरफ से कर दिया गया है एंड वो स्कीम का यहाँ पर पार्ट नहीं था, ठीक है। तो इसी वजह से जो फॉरेस्ट राइट्स है उनको अब डिजिटल तरीके से यहाँ पर यूज किया जाएगा सरकार के द्वारा एंड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट राइट्स एज वेल, है ना। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सागर माला या भारत माला प्रोजेक्ट को लेकर ही नहीं थी, बट बिल्कुल लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू इंटरनेट, थ्रू बैंक्स एंड हर तरह का जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द वेलबींग ऑफ अ स्पेसिफिक सिटीजन या इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो उसकी भी यहाँ पर डेवलपमेंट की जा सकती है। देन सेंटर टू सेट अप अ डेडिकेटेड बॉडी टू प्रोटेक्ट पोर्ट्स एंड शिप्स, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है ना, उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वांट्स कि अब हमारे पास ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी भी हो। इसके पीछे का रीजन उन्होंने क्या बोला, क्योंकि अब हमारे पास जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एग्जिस्ट करता है ना, उनका मेजर काम होता है कि सिविल एविएशन यानी कि हमारे एयरपोर्ट से लेकर जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, उनका वर्किंग प्रोसेस क्या है, रोस्टर्स क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही है, सिक्योरिटी का सिचुएशन क्या है, किस व्यक्ति ने कब आना है, उनसे रिलेटेड सारे के सारा जो अब आप कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन है वो यही ब्यूरो करता है। तो पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात हो रही है, सागर माला की, भारत माला की बात की थी, ठीक है। तो सागर माला से रिलेटेड अब क्या है कि अब
ऑन लैंड जो पोर्ट्स है ना, ऑफशोर लैंड जो है, उनको भी यहाँ पर सरकार प्रमोट तो कर ही रही है, ड्राई पोर्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोर्ट्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था, क्योंकि 80% ऑफ द फ्रेट जो है या एक्सपोर्ट इंडिया पोर्ट्स के थ्रू ही करता है, बट पोर्ट्स की ही डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई है, ठीक है। तो अब सरकार चाहती है कि पोर्ट्स का प्रॉपर जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन किया जा सके। जिस तरीके से एयरपोर्ट पे काम होता है, सेम ही तरीके से जो सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस है, डेवलपमेंट है, वो पोर्ट्स के अंदर भी की जा सके। तो ये पोर्ट्स के लिए अब हमारे पास जो ब्यूरो है ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वो बनाया, पोर्ट सिक्योरिटी जो है उसको बनाया जाएगा। तो अब उसका काम क्या होगा कि वो टाइमली एनालिसिस, कलेक्शन एंड एक्सचेंज और सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कर सके, विद स्पेशल फोकस साइबर सिक्योरिटी, जिसके ऊपर डेडिकेटेड डिवीजन लगाई जाएगी ताकि सेफगार्ड किया जा सके जो हमारे पोर्ट्स के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रॉम डिजिटल थ्रेट्स। तो एक रोबस्ट पोर्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है कंट्री के अंदर उसको एग्जिस्ट कराया जाएगा या बनाया जाएगा। इंप्लीमेंट किया जाएगा सिक्योरिटी मेजर्स को ग्रेडेड एंड रिस्क बेस्ड मैनर पे, कि किस तरीके का सामान है उसको ग्रेड किया जाएगा एंड कितना रिस्क है इसको लेकर जाने में, उसकी अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। टेकिंग इनटू अकाउंट कि वल्नरेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ट्रेड का पोटेंशियल आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, लोकेशन कौन सी ट्रेड के लिए यूज की जा सकती है, अदर रेलेवेंट पैरामीटर्स, जो कि अब यही करेगी ब्यूरो ऑफ पोर्ट्स ही करेगी। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह इसको एग्जिस्ट कराना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 जो है इसको अब लेकर आए जाने की बात की जा रही है। तो ब्यूरो जो है वो हेड किया जाएगा डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जो फंक्शन करेंगे अंडर द एजीज या अंडर द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर रेगुलेटरी एंड ओवरसाइट फंक्शंस, किसके, जो कि रिलेशन में होंगे टू द सिक्योरिटी ऑफ शिप्स, पोर्ट्स एंड पोर्ट फैसिलिटीज। तो इन सबका जिम्मा इनका ही होगा, दैट इज द डायरेक्टर जनरल। अब जो हेड है आईपीएस ऑफिसर इनके होंगे, यानी कि डायरेक्टर जनरल का मेजरली आइडिया यही है कि वो अब एक आईपीएस हो, ठीक है। अब 1 साल का ट्रांजिशन पीरियड उनको दिया जाएगा एंड जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग होंगे वो फंक्शन करेंगे एज अ डायरेक्टर जनरल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो है वो डायरेक्टर जनरल की तरह एक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर ब्यूरो के। एंड जो अर्लियर अब माना न्यूज में आया था कि जो सीआईएसएफ है ना उसको डेजिग्नेट किया गया था एज अ रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन सी पोर्ट फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अंडरटेकिंग सिक्योरिटी असेसमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सिक्योरिटी प्लान्स फॉर पोर्ट्स। तो अब सीआईएसएफ को भी इंक्लूड तो किया ही गया है। सीआईएसएफ के अलावा यहाँ पर जो ब्यूरो है ऑफ शिपिंग सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी जो है उसको भी साथ में काम में लगा दिया जाएगा कि दोनों मिलकर यहाँ पर काम करो। जैसे अब आप देखो सीआईएसएफ जो है एयरपोर्ट पे भी लगी हुई होती है ना, एंड हमारे पास साइमल्टेनियसली जो अब हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, बीसीएएस भी एग्जिस्ट करती है, सिविल एविएशन के लिए भी हमारे पास ब्यूरो एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरीके से अब जो पोर्ट्स है उनकी भी डेवलपमेंट की जाएगी। देन चाइल्ड ट्रैफिकिंग अ डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर एक जो न्यूज आई थी उसके अकॉर्डिंगली एक ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट है कि जो चाइल्ड की हरासमेंट की गई थी बैंगलोर वाले रीजन के अंदर, कि उनको जबरदस्ती यहाँ पर माइनर ही थी वो, है ना, तो जबरदस्ती उनको यहाँ पर एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट में बंद करके रखा गया था जहाँ पे उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया एंड एवरीथिंग, है ना। तो इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोला कि हम जस्ट बिकॉज एक बच्चा माइनर है हम ये नहीं बोल सकते कि उनकी जो भी टेस्टिमनी है कि वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं जस्ट बिकॉज कि एक वो अभी ग्रोथ एज में है, वो बड़े भी नहीं हुए हैं, माइनर है, है ना। बट उनके साथ जो जो चीजें अगर इंस्टेंसेस हुए भी हैं एंड वो बता भी पा रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हो सकता है कि उनके आने वाले टाइम में उनके अंदर कुछ वेरिएशन निकले, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है उनका माइंड अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, हो सकता है वो कई बार आपको गलत लोकेशन बता दे, हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं वो आधी अधूरी हो, कुछ कुछ पार्ट्स में वो चीज़ सामने आए, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन सही हो, कुछ थोड़ी सी मिसलीडिंग हो सकती है, बट इससे ये मतलब नहीं है कि एक्चुअली में जो वो टेस्टिमनी दे रहे हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जितनी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है उसको एटलीस्ट 80-90% रिलायबल मानकर चलना यहाँ पर चाहिए, ठीक है। कि जस्ट बिकॉज कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो वल्नरेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही टेस्टिमनी को यहाँ पर, जैसे कि नॉर्मल केसेस में अगर आप देखो कि मेजर के केसेस में अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो जो ऑपोजिट लॉयर्स होते हैं दे बम्बार्ड यू विद इंफॉर्मेशन या विद सच क्वेश्चन जिससे आपकी डिग्निटी खत्म हो जाती है। तो वो इस केस में बच्चों या माइनर के केस में स्पेसिफिकली या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में स्पेसिफिकली नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली कि आप सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन को समझिए कि किसी का फ्यूचर आप खराब कर रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज थी। देन सेंटर रिवाइजेस गाइडलाइंस टू हेल्प पुअर प्रिजनर्स अनेबल टू पे फाइन्स। तो ये भी ना मुद्दा काफी टाइम से चलता आ रहा था, लटकता जा रहा था, एंड फाइनली जो अब सरकार है कुछ ना कुछ काम लेने के लिए यहाँ पर कर रही है। तो प्रिजन सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। प्रिजन्स की मेंटेनेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो अब ऐसे बहुत सारे ना केसेस जो हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू अ लॉ बैकग्राउंड, तो यहाँ पर अब क्या था कि एक मेरे साथ ही एक नॉन मेरे कॉलीग थे व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, एंड उनके साथ साथ जैसे हम काम भी करते होते थे बीच बीच में,
तो उनका यहाँ पे यही कहना था कि एक पर्टिकुलर जेल के अंदर अगर आप सिचुएशन देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उनको पता ही नहीं है कि उनका ऑफेंस क्या है। पहली चीज, अगर ऑफेंस पता भी है तो जस्ट बिकॉज वो उसी वजह से अंदर है क्योंकि वो छोटा मोटा जो अमाउंट ऑफ फाइन है वो नहीं दे पा रहे हैं। एंड बहुत पेटी ऑफेंसेस, छोटे छोटे ऑफेंसेस की वजह से या इवन माइनर ऑफेंसेस की वजह से 20, 25, 30 हजार, 50 हजार की जो बेल है वो नहीं दे पा रहे हैं एंड इसी वजह से वो जेल के अंदर है। देयर इज नो अदर एग्जैक्ट प्रॉब्लम, ना उनकी कोई ऐसा बैकग्राउंड है, ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इस वजह से उनको जेल में सड़ना पड़ रहा है। तो अब उसी मुद्दे को ना यहाँ पर केटर किया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी को। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तो प्रिजन्स के अंदर ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति है जिनको पता ही नहीं है कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक एक्शन लेने की बात की जा रही है। तो अब प्रिजन्स के अंदर ओवर क्राउडिंग ना हो सके एंड ऐसे केसेस जो कि पेटी ऑफेंसेस हैं, छोटे मोटे, जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस देखी जाती हैं कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइन देकर काम खत्म किया जा सकता है, तो उसी को इस प्रोसेस को ले डाउन किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या होगा कि उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो बोलते हैं कि हम बेल का पैसा नहीं भर सकते हैं, जेल में यहाँ पर बैठे हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बैकग्राउंड चेक सारा का सारा किया जाएगा कि क्या वो सक्षम है करने के लिए यहाँ पर जो भी अमाउंट पे या नहीं, है ना। अगर तो नहीं है तो उसके लिए प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्पावर्ड कमेटी जो है वो अब स्क्रूटनाइज करेगी, अप्रूव करेगी एलिजिबल केसेस को, जहां पे एक नॉमिनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, एंड जज इन चार्ज ऑफ द प्रिजन कंसर्न, जिसको नॉमिनेट कौन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज, उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा, इस कमेटी के अंदर बैठाया जाएगा, वो अब स्क्रूटनाइज करेंगे सारे फैक्टर को। एंड जेल सुपरिटेंडेंट्स जो हैं वो इन्फॉर्म करेंगे सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करने के बाद। उसके बाद उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा। एंड फाइनली इफ अगर ये लगता है कि हाँ एक्चुअली में एक वैलिड केस है, तो 25,000 तक की यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जा सकती है। एंड माइंडेड कौन से केसेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा वो भी यहां पर बताया गया है, जो कि ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट एंड एनी लॉज दैट मे बी स्पेसिफाइड लेटर्स। तो इन केस में अगर आपके पास पैसा नहीं है बेल कराने के लिए, तो आप तब भी आपको असिस्टेंस नहीं मिलेगी। या कोई भी हीनियस क्राइम्स जिसके अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ऑफेंसेस अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, डाउरी डेथ्स, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑफेंसेस अंडर द पॉक्सो एक्ट, इस केस में भी आपको किसी तरह का रिलीफ नहीं दिया जाएगा। छोटे मोटे सिविल केसेस के अंदर जहां आप फंसे हुए हो और जेन्युइन केस होगा तभी आपको यहां पर निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। देन टू लो एंड इन्फ्लेशन अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अब सीपीआई हमने डिस्कस किया था, रिलेटिवली कम होता जा रहा है, लोगों की डिमांड चेंज होती जा रही है एंड डिमांड जो कि एक्चुअली में होनी चाहिए थी वो इतनी नहीं हो पा रही है। देन जीएसटी 2.0 के बाद हम देख रहे हैं फूड के जो प्राइसेस है वो कम होते जा रहे हैं। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें, अब जो हमारा रेपो रेट है 25 बेसिस पॉइंट से, वो भी आरबीआई ने कम कर दिया था, तो मतलब इन्फ्लेशन रेट डाउन जा रहा है। बट आरबीआई का ये भी कहना है कि आपकी 4% इन्फ्लेशन मैंडेटरी है फॉर अ डेवलपिंग नेशन। अगर उससे कम आपकी इन्फ्लेशन जाती है, दैट इज अ you can say बैड सिचुएशन या वर्सनिंग ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन से क्या होता है कि डिमांड एग्जिस्ट करती है एंड इससे क्या होता है, सप्लाई एग्जिस्ट करती है, धीरे धीरे करके आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। बट अगर इन्फ्लेशन एकदम से गिर जाएगी, दैट मीन्स कि आपका जो व्यक्ति है, जो सिटीजन है, जो कि प्रोड्यूसर के साथ साथ जो बायर है, बायर ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा किसी तरह के गुड्स के अंदर, एंड इससे क्या होगा, ओवर सप्लाई होने की वजह से आपकी इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आने के चांसेस है कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन, दैट इज 4% इन्फ्लेशन मैंडेटरी है। एंड ये 2% या 4% से तो ऑलरेडी डाउन है, 2% से नीचे अगर ये चलेगी तो बिल्कुल खतरे वाली यहाँ पर सिचुएशन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि धीरे धीरे करके हमें रेट्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, कि ऑल्दो आरबीआई ने रिस्क ही लिया है जो 25 बेसिस पॉइंट से कट डाउन किया रेपो रेट को, बट दे ऑल्सो बिलीव, आरबीआई का ये बिलीफ है कि धीरे धीरे करके जो है इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा बूस्टअप आने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यही चीज को बोला है कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए आने वाले टाइम में। देन आरबीआई बोर्ड अप्रूव्स रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फॉर बैंक। तो ये एक नई चीज है। सबसे पहली बात, आरबीआई का बोर्ड जो है वो क्या है, अब मॉनेटरी पॉलिसी जनरली आरबीआई देखता है, तो अब हमारे पास ना रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो सबसे पहले बात, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होती है वो देखो, कि कोई भी ऐसा बैंक होता है ना, उसके अंदर उसके पास ना एक इंश्योरेंस होती है, ठीक है, कि अब आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो ना हो। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मैं एक डिपॉजिटर हूँ, ठीक है, और मैंने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, तो वो मेरा पैसा इंश्योर्ड है, ठीक है। इंश्योर्ड कैसे है कि कल को बैंक डूब जाता है, ठीक है, तो अब वो बैंक डूबने के बाद मेरा जो 1 लाख रुपया है वो कहीं नहीं जाएगा, मुझे आरबीआई के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा, किसी भी तरीके से दिया जा सके, मेरा पैसा इंश्योर्ड है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से मेरे को उसके एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं दे रहे हैं, बट वो बैंक अपनी इंश्योरेंस करा रहा है उसे 1 लाख रुपए की, ठीक है, एक वो चीज हो रही है। तो अब यहाँ पर रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस हो रही है।
रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस के बेसिस पे ऐसा था कि पहले हमारा जो सिस्टम था ना बैंक के अंदर, उसके अंदर आप देखो कि बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनकी अब आप कह सकते हो कि जो बुक्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत औसम है, बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे, है ना। तो उनको भी आरबीआई यहाँ पर इंश्योर कर रहा था, एंड इक्वली वो उन बैंक्स को भी यहाँ पर इंश्योर कर रहा था जिनकी बुक्स बहुत ज़्यादा खराब है एंड उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। तो अब यहाँ पर क्या किया आरबीआई ने, उन्होंने बोला कि हम इन लोगों के ऊपर एडिशनली पैसा क्यों खर्च रहे हैं, इनको क्यों हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, जबकि उनकी बुक्स भी सही नहीं है, एंड एट व्हाट कॉस्ट, कि हम जो इक्वली परफॉर्मिंग जो बैंक्स हैं जो कि बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको इक्वल फुटिंग पर रख के क्या कर रहे हैं कि जो बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स है उनका राइट मार रहे हैं, ठीक है, ये उनका राइट खराब कर रहे हैं। तो अब क्यों ना हम एक कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन बैंक्स के लिए रिस्क बेस्ड तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। कहने का मतलब कि जिनका प्रॉफिटेबिलिटी है उतने ही रिस्क कम हो जाती है, ठीक है, कि जितना ज्यादा प्रॉफिट कोई कंपनी कमा रही है इतना रिस्क कम हो गया ना उसको, कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरफ चला जाएगा या वो बैंक डूब जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट है, जिनकी बैंक बैलेंस है, जिनकी बैंक जो बैलेंस शीट है वो जितनी बेटर होती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे कि उनकी जो बैलेंस शीट है, जो रिस्क बेस्ड असेसमेंट या डिपॉजिट इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड की जाएगी एज कंपेयर टू दोज जिनकी बैलेंस शीट खराब है, ठीक है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो अब वो हाई रिस्किंग जोन में यहाँ पर रखे जाएंगे, तो उनको इंश्योरेंस जो है इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। यानी कि अगर आपका सिबिल खराब होता है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप हाई रिस्क में चले जाते हो नॉन परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है, तो आपको जो लोन्स है वो कम मिलते हैं। तो सिमिलर तरीके से ऑपोजिट यहाँ पर बैंक्स के केसेस में आरबीआई ने ये सिचुएशन को रखा है कि रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस जो है डिपॉजिट की हम रखेंगे। एडवांस टैक्स ग्रोथ स्लोज डाउन टू 4.3% आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट। डाटा शोज एडवांस टैक्स क्या है कि आपका एडवांस में जो आप पैसा भर देते हो आईटीआर जो नेक्स्ट ईयर भरनी होती है उससे पहले भी एक्स्ट्रा पैसा होता है आपके पास वापस आ जाता है। तो इस बार यही देखने को मिला है कि स्लो हो गई है टू 4.3%। एंड इसके केस में अगर आप देखो कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उन्होंने अपना वो मेंटेन किया है लेवल कि वो एडवांस टैक्स भरते जा रहे हैं, बट जो पर्सनल यहाँ पर पर्सनल व्यक्ति है वो अपना एडवांस टैक्स जो है नहीं भर रहे इस बार। उनका जो इकोनॉमिक स्लो डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि सैलरी में ज़्यादा रेट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ है। एंड इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन अभी तक तो यहाँ पर नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। एंड यहाँ पर सिर्फ यही चीज को बोला जा रहा है कि ये ड्रॉप इसी वजह से हुआ है क्योंकि अब इन्फ्लेशन जो है वो ऑल दो कम तो हुई है, बट अब कहने का मतलब ये है कि सैलरी के अंदर इंक्रीज नहीं आया, इन्फ्लेशन कम हुई है, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि डेट को पे करना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, पुरानी न्यूज के साथ इसको यहाँ पर पिछली न्यूज के साथ इसको कंपेयर करके देखो कि अगर आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन कम होती भी जा रही है ना, तो इन्फ्लेशन कम होती जा रही है तो आपका जो लोन है वो भी महंगा होता जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी इसकी है, क्योंकि अगर प्रॉफिट लोग नहीं कमा पाएंगे, कंपनी जो है इंटरेस्ट को महंगा करती जाएंगी, तो इंटरेस्ट को महंगा करती जाएंगी, सैलरी आपकी बढ़ नहीं रही है, तो आपको लोन यहाँ पर चुकता करना ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो अब टैक्सेस भरने के लिए आपके पैसा तो कहीं रहेगा ही नहीं आपके पास, तो इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ बोला कि इस चीज़ को अब वापस से हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। देन 2026-2027 के बैचेस फॉर फाउंडेशन एज वेल एज ऑप्शनल जीएस, ठीक है, दोनों के अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी बैच की इंक्वायरी अगर करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी यहाँ पर जो कमेंट कर सकते हैं, रिलेटिवली आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर यूपीपीसीएस 2026 का फाउंडेशन बैच, दैट इज ऑल्सो लाइव नाउ। तो कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पर हम डिस्कशन करके आपके डाउट को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं at the earliest. So that is all from my side today. Thank you so much.